हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग ये जेफ कून्स आए हैं। ये कतर में ना अमेरिकन कल्चरल एक्सचेंज का, कतर और अमेरिका के कल्चरल एक्सचेंज का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ अपनी सकाफ़त एक दूसरे के साथ, सकाफ़त की अदला बदली कह लो या एक्सचेंज ऑफ सकाफ़त कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी सकाफ़त ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसके पार्ट में जेफ कून्स का यहाँ पे एक आर्टिस्ट है अमेरिकन, जेफ कून्स के नाम से, और इसका यहाँ पे ये म्यूज़ियम इसको बना के दिया है कतर वालों ने। यू मे कॉल इट के यहाँ पे कतरीज जो हैं वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है, और कतर इज़ बिकमिंग ए अमेरिकन अलाई, गिवन दैट के कतर और अमेरिका और रशिया के फटे चल रहे हैं, और जो गैस और एनर्जी की पॉलिटिकल और ये इकनॉमिकल शिफ्ट होने लगी है वो कतर के पास आ रही है। सो कतर बीइंग एन इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस में। खैर, इन एनी केस दिस इज़ ए पार्ट ऑफ कतर एंड अमेरिकन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। और ये आप देख सकते हैं इसका जेफ कून्स लॉस्ट इन अमेरिका, फ़नी पंजाबी में फ़नी ट्रांसलेशन होगी कि अमेरिका में गवाच गया। सो मैं अभी जा रहा हूँ अमेरिका में गवाचने, लॉस्ट इन अमेरिका जेफ कून्स। सो अभी हम अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, ये एग्जीबिशन बड़े अरसे से चल रहा था, पिछले 3-4 महीनों से, और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं जा रहा था कि मुझे ये था कि लगता था कि इसकी टिकट होगी 50 रियाल। सो जब ये टिकट एग्जीबिशन अभी 31 मार्च तक है और आज 15 मार्च है, अभी इस वक्त हम ये जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं भाई ये पैसों की नहीं, ये मुफ्त की है। जब वो मुफ्त में जाके हो क्या गया तो मुझे यकीन आया। फिर मैंने कहा नहीं भाई मुफ्त है तो फिर तो नहीं छोड़ना चाहिए, फिर तो हमें जाना चाहिए। हाँ भाई, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है 31/3 तक है। सो अभी मुफ्त की टिकट मैंने करा ली है और ये हम इधर आ रहे हैं। ये जेफ कून्स मियाँ पार्क के साथ है। मियाँ पार्क के अंदर कतर नेशनल म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और मियाँ पार्क के अंदर खुला हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। सो अंदर जाके हम देखते हैं कि अंदरों कैसा है, और उसकी यहाँ पे मर्चेंडाइज भी होगी। सो लेट्स सी। हमने विजिट किया जेफ कून्स का एग्जीबिशन जिसका नाम था लॉस्ट इन अमेरिका, और ये मिडिल ईस्ट में होने वाला सबसे बड़ा जेफ कून्स का एग्जीबिशन है। आजकल ये कतर में हो रहा है, और हमारा ये किसी इस तरह के आर्ट एग्जीबिशन में जाने का, इकट्ठे जाने का पहला एक्सपीरियंस था। अगर आपने कभी कोई आर्ट एग्जीबिशन वगैरह विजिट नहीं किया या आपको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वगैरह की समझ नहीं आती, तो आपको इस एग्जीबिशन में जाके कुछ भी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको आर्ट की थोड़ी समझ है और आर्ट का इंटरेस्ट है, या आपके इससे पहले आर्ट एग्जीबिशंस आपने विजिट किए हैं या शौक भी है आर्ट का, तो भी आपको इस एग्जीबिशन में जाके समझ नहीं आएगी जब तक कि आप वो जो फन पारे हैं उनके साथ लगी हुई डिस्क्रिप्शन को नहीं देख लेंगे। तो असल में जेफ कून्स किस चीज के लिए मशहूर है? ये 1980 से जितने भी आर्टिस्ट पैदा हुए हैं उसके अंदर जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझे जाते हैं लोग कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स आर्ट बनाते हैं, जेफ कून्स उनमें से ही एक है। एक तो ये है कि वो इस बात के लिए भी मशहूर है कि उसने इस चीज को री इन्वेंट किया है कि आर्ट किस तरह से फैब्रिकेट, यानी कि कैसे उसकी नकल बनाई जाती है और कैसे फिर उसको बेचा जाता है। तो जेफ कून्स खुद ये कहता है कि मैं जो हूँ वो क्या करता हूँ कि अपना बनाने वाला जो उसका मटेरियल भी है, वो बनाने वाला मटेरियल उसका काफी सस्ता है, यानी कि वो स्टील है, और स्टील कोई महंगा मटेरियल नहीं होता। सो वो कहता है कि मैं बहुत महंगे महंगे जो फनपारे होते हैं उनके रेप्लिकास बहुत दफा बनाता हूँ, या मैं जब अपना कोई फनपारा बनाता हूँ तो उसको स्टील में बनाता हूँ और फिर उसको इतना शाइनी बना देता हूँ कि दिखने में वो इंतहाई महंगा किस्म का कोई पीस लगता है, हालांकि वो होता नहीं है, इतना महंगा नहीं होता। और एक चीज जो आपको इसके ये इस वक्त जितनी पेंटिंग्स और इस वक्त जितने आपके सामने ये फनपारे से चल रहे हैं, इसको देख के आपको अंदाजा होगा कि असल में कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, और कुछ चीजें देखने में इतनी सिंपल है कि उसको देख के आप सोचेंगे कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। तो असल में ऐसा ही है कि जेफ कून्स ने अपने बचपन से इंस्पिरेशन पकड़ी है, बचपन की बहुत सारी चीजों से इंस्पिरेशन पकड़ी है। जब वो बचपन में किसी गली से गुजरता था और वहां पे कोई दुकान देखता था और फिर उसने उसके मुताबिक उस तरह की कोई चीज जो थी वो बना दी। खैर, इसके अलावा बचपन से या उसने अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे इंस्पिरेशन पकड़ पकड़ के जो है वो फनपारे बना लिए हैं, इसकी एक मिसाल आप इस बैलेरीना वाली इसके अंदर ले लें। बैलेरीना के अंदर यह है कि जी उसने कहा कि बचपन के अंदर मेरे जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर एक छोटा सा एस्ट्रे पड़ा होता था, बैलेरीना बनी हुई थी एस्ट्रे में, और जब आप सिगरेट को उसमें बुझाते थे तो बैलेरीना जो थी वो नाचना शुरू कर देती थी। उसकी तस्वीर भी उसने साथ में छोटी सी दी हुई थी। सो वहां से उसको बैलेरीनास का एक फैसिनेशन हुई और फिर उसने ये फनपारा बना दिया जो कि शायद पोर्सलिन का था। ज्यादा चीजें उसकी स्टील की और पोर्सलिन की ही बनी हुई थी। इसी तरह से आपको ये चीज नजर आ रही होगी, ये एक बहुत बड़ा सा प्ले डो है। उसकी एसोसिएशन ये है कि बच्चा, उसका एक दफा बेटा जो था वो प्ले डो के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उसने क्या किया कि सारे रंगों को एक दूसरे के ऊपर 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 डालना शुरू कर दिया। सो बस वो जो एक साइड थी वो उसके लिए बड़ी फैसिनेटिंग थी जेफ कून्स के लिए, और बस वो उसके दिमाग में कहीं अटक गई और फिर बाद में जिंदगी में उसने ये एक अदद फनपारा जो है वो बना दिया।
इसी तरह बहुत से ऐसे आर्ट पीसेस थे जो कि उसने किसी ऐसी जगह से इंस्पिरेशन पकड़ी थी कि किसी चौराहे के ऊपर कोई स्टैचू वगैरह लगा हुआ था अमेरिका में या वीनस में, या मतलब जो भी मुल्क उसने विजिट किए थे, तो आपने देखा होगा कि चौराहों पे चौकों के ऊपर कोई ना कोई मशहूर शख्सियत का स्टैचू होता है या किसी और चीज़ का सिंबॉलिक स्टैचू होता है। तो उसको देख के बस उनको देख के जो उसके दिमाग में इंस्पिरेशन थी, कुछ भी था, उसी तरह की चीज़ें उसने मिलती जुलती या जो उसकी अपनी समझ थी उसके मुताबिक उन चीज़ों को बनाया और फिर उनकी एसोसिएशन उसकी तरफ कर दी कि फलाना स्टैचू जो मैं बचपन में देखता होता था ये मैंने उस तरह का एक बना दिया है वगैरह वगैरह। सो अपेरेंटली अभी भी इन चीज़ों की कोई सेंस नहीं बन रही, लेकिन फिर वही बात है कि इसके लिए एक आर्ट वाला एक मजहब इख्तियार करना पड़ता है जिसके अंदर आप हर चीज़ पे माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहें और कहें कि वाह वाह क्या बात है। और इसी तरह से अब आपके सामने ये जो मोनालिसा की पेंटिंग नजर आ रही है और इसके अलावा ये 2-3 और स्कल्पचर्स वगैरह जो नजर आ रहे हैं, ये असल में बहुत ही मशहूर पेंटिंग्स और स्कल्पचर और आर्ट पीसेस हैं जो कि दुनिया की मुख्तलिफ म्यूजियम के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। जेफ कून्स ने इसके अंदर क्या किया है, जेफ कून्स ने क्या किया है कि ये कुछ इस तरह के पीसेस हैं जिसका उसने सिर्फ रेप्लिका बनाया है और उनके हाथ में ये ग्लेजिंग बॉल्स पकड़ा दिए और उसके ऊपर उसने कहा है कि जी ये ग्लेजिंग बॉल्स जो हैं वो असल में मेरे बचपन में ऐसा होता था कि अमेरिका में घरों के बाहर लोग अपने गार्डन्स में इस तरह का ग्लेजिंग बॉल रख देते थे जिसको रिफ्लेक्शन होती थी, थोड़ा शीशे की टाइप का बॉल होता था, तो रिफ्लेक्शन पड़ती थी और जब आसपास से कोई गाड़ियां गुजरती थी तो वो गाड़ियां अगर उसकी तरफ ग्लेजिंग बॉल की तरफ देखें तो उसके अंदर उनको अपना रिफ्लेक्शन नजर आता था। तो उसने कहा कि जी इससे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आती है कि मतलब आपके नेबर्स आपके लिए ये करते थे या आपके नेबर्स अपने गार्डन के अंदर ये रखते थे, जरूरी नहीं था लेकिन वो रखते थे और सब लोग एक दूसरे के लिए एक सेंस ऑफ कम्युनिटी थी जो कि डेवलप होती है। सो उसने कहा कि मैंने दुनिया की जो भी ये बहुत मशहूर किस्म की पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स वगैरह हैं इनका रेप्लिका बनाया है और उसके बाद उनके हाथों में ग्लेजिंग बॉल पकड़ा दिया है जस्ट टू शो के असल में जो रिफ्लेक्शन आप उसके अंदर अपना देखते हैं। और मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो उन पेंटिंग्स और उन फनपारों के साथ इतनी लंबी लंबी तफसीलात पढ़ने के बाद और बार बार पढ़ने के बाद भी बात पूरी समझ नहीं आई। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वहां पे कोई भी इस तरह का पीस नहीं था जिसको देखने के बाद जैसे कहते हैं ना कि आप बिल्कुल आपका मुंह हैरत से लटक गया हो कि वाह क्या हसीन, क्या आर्ट है और क्या सोच है। और कि तो इस तरह का पूरी गैलरी के अंदर ऐसे हमें कोई पीस बहरहाल नहीं मिला। ऐसे पीसेस थे जो कि देखने में आंखों को अच्छे लग रहे थे, लेकिन वही बात है कि ऐसा कोई भी नहीं था बहरहाल जिसको देख के हम बहुत खुश बहुत हैरान हुए। सो इसके अलावा गैलरी के बाहर जो कि एग्जीबिशन था उसके बाहर मर्चेंडाइज भी थी जिसके ऊपर जेफ कून्स की इन्हीं चीज़ों के जो रेप्लिकास थे या इन्हीं चीज़ों की जो मर्चेंडाइज मतलब बैग्स पेन्स वगैरह थे वो बिक रहे थे। कुछ चीज़ें तो जो बिल्कुल ये स्टेशनरी टाइप की थी तो सस्ती थी, मगर जो रेप्लिकास थे उसके ओरिजिनल काम के उसके जो ओरिजिनल आर्ट पीसेस थे उनके रेप्लिकास थे, वो रेप्लिकास जो थे वो बहुत ही महंगे थे, लाखों के अंदर, बाज की शायद कीमत करोड़ के अंदर भी पहुंच रही थी। जो असल पीसेस थे म्यूजियम में पड़े वो तो खैर बहुत बड़े बड़े थे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अगर छोटे छोटे रेप्लिकास की ये वर्थ है तो फिर उन बड़े बड़े पीसेस की क्या वर्थ होगी। तो एग्जीबिशन के आखिर के ऊपर एक ही चीज के ऊपर मैं ज्यादा दिल से दाद दे सकी और वो ये कि जेफ कून्स ने अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस को, मतलब कि उसने क्या किया कि बचपन का कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई बच्चे ने प्ले डो खेल ली, कोई अपने नेबरहुड में कोई चीज देखी थी और उनको देख देख के उसने बस फन पारे जो है वो बना दी। और वो फन पारे भी फिर वही बात है, यानी इस तरह के कोई नहीं है कि जिनको देख के आप बहुत हैरान हो कि ये असल में कैसे हो गया, ये कैसे नहीं हो गया। सो आखिर पे जाके उसकी आर्ट की तो तारीफ ऐसे करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसकी जहानत की तारीफ करने का जरूर दिल किया। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे थे समझने की चीजों को कि कोई चीज क्या है। कुछ बातों में शुरू में हंसी आ रही थी, फिर कुछ बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। तो खैर ये जो था वो जेफ कून्स का एग्जीबिशन था लॉस्ट इन अमेरिका। तो अगर आपके बच्चों के अंदर आर्ट्स का शौक हो और वो बैठ के पेंटिंग करते हो और इस तरह की चीजें रंग बिरंगी करते हो मिनट में, तो बिल्कुल भी उनको ना रोकें क्योंकि वो कल के जेफ कून्स हो सकते हैं। और अगर वो जेफ कून्स का 1/10 भी हो गए तो आपके पूरे खानदान के मजे हो जाएंगे और बच्चे की खैर अपनी जिंदगी तो संवर ही जाएगी। लिहाजा आर्ट से आपने मना नहीं करना और जब कभी कोई आर्ट एग्जीबिशन देखने की कोई अपॉर्चुनिटी आए तो जरूर जाके देखें।